नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो अभी स्टैटिक जीके की वॉल्यूम 3 लॉन्च की गई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जुड़ करके इस वीडियो की आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे जो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्यपाल दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद पूछ रहा है हमसे कि भारत के राज्यपाल जो हैं वो दंड की सज़ा को, जो किसी व्यक्ति को सज़ा मिलती है उस सज़ा को वो कम कर सकती है या स्थगन कर सकती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वो करते हैं। तो पहला अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 161 दे रखा है, दूसरा है अनुच्छेद 50, तीसरा अनुच्छेद कौन सा गया अनुच्छेद 123, चौथा कौन सा है दोस्तों अनुच्छेद 72। तो दोस्तों जो भारत के राज्यपाल होते हैं वो किसी भी मुजरिम को, व्यक्ति को सज़ा, स्थगन और सज़ा में कमी कर सकती है, वो अनुच्छेद 61 यानी कि 161 के तहत करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों ये तो हो गई राज्य में। अब बात कर लेते हैं कि केंद्र में जो राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति भी किसी व्यक्ति को जो मुजरिम होते हैं उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है क्षमा दान कर सकते हैं या उसकी क्षमा को, उसके समय को कम कर सकती है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद 161 याद रखेंगे और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 याद रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने की अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। यानी दोस्तों अनुच्छेद 123 जो है इसमें जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए 42वां संविधान संशोधन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन, तीसरा 48वां और चौथा कौन सा हो गया 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से दिया गया था संविधान के संशोधन 44वां के तहत हटाया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1978 ईस्वी में। संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की। तो ये कब हुए थे 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन होता है और इसमें जो है 3 शब्द यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था, यानी कि 42 नंबर में जोड़ा गया था। दोस्तों हम बात करते हैं कि 48वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1984 ईस्वी में 48वां संविधान संशोधन हुआ था जो पंजाब राज्य से संबंधित था और अनुच्छेद 356 में इसमें बदलाव किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि संविधान किस अनुच्छेद के किस संविधान के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत हटा दिया गया था। तो वो कौन सा हो जाएगा ये अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वां के तहत जो है ये मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन से हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारे जो वेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा कौन सा होता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारे पास देखिए क्या है। कह रहा है कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए कायांतरी चट्टानें हैं, दूसरा है फिलानाइट चट्टानें, तीसरा ऑप्शन कौन सा गया आग्नेय चट्टानें और चौथा कौन सा गया अपसारी चट्टानें। तो दोस्तों जो पिघली हुई अवस्था में जो बनने वाले चट्टान होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो इसे आप क्या देखेंगे कि आग्नेय चट्टान जो होती है इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाले चट्टान को क्या बोलते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक जो है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो दोस्तों जो भारतीय रुपया है उसका आधिकारिक जो चित्र है इस प्रकार होता है, आप लोग देखे होंगे।
तो ये कह रहा है कि ये जो मुद्रा है, प्रतीक दे रखा है, ये किस बार अपनाया गया था, किस वर्ष अपनाया गया था। पहला ऑप्शन 2018 में दे रखा है, दूसरा है 2010 में, तीसरा है 1995 में और चौथा कौन सा हो गया 2000 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक जारी किया गया है, ये उदय कुमार के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो उदय कुमार के द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे कब जारी किया गया था, तो 2010 ईस्वी में इसे जारी कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक जो है वो 2010 ईस्वी में ये रखा गया था। किसके द्वारा? तो उदय कुमार के द्वारा इसे यह प्रतीक दिया गया था, यानी कि डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि डैश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री यानी कि एक्टिंग पीएम थे। तो पहला ऑप्शन देखिए एच.डी. देवगौड़ा, दूसरा ऑप्शन कौन सा गया आई.के. गुजराल, तीसरा ऑप्शन आपके पास वी.पी. सिंह और चौथा कौन सा गया गुजराली लाल नंदा। तो दोस्तों जो भारत के एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो आपको बताना है। ये थे कौन सा? गुजराली लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि गुलजारी लाल नंदा जो थे भारत के एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नील के बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। पहला ऑप्शन देखिए दांडी मार्च, दूसरा कौन सा हो गया मुंडा विद्रोह, तीसरा कौन सा हो गया चंपारण सत्याग्रह और चौथा कौन सा हो गया असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों जितने भी हैं ये सभी जो हैं महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन है। जबकि ये चंपारण, जिसमें कह रहा है कि नील की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, दोस्तों नील की खेती के लिए कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह जो है किया गया था नील की खेती को उन्मूलन के लिए इसका किया गया था। दोस्तों बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये बिहार में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह भी चंपारण सत्याग्रह ही हुआ था। दोस्तों आज आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह था वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जिनको पता है दोस्तों को वो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, यानी कि थल सीमा जो है दोस्तों ये ज़मीन जिसको बोलते हैं वो भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो कौन सा देश है? पहला देखिए भूटान दे रखा है, दूसरा है नेपाल, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और चौथा कौन सा हो गया पाकिस्तान। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो हमारे देश पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये जो है ये हमारे पास ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि जल सीमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि थल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है कौन सा है, तो श्रीलंका हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि ये जल से जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ है। जबकि ये भूटान, नेपाल और पाकिस्तान ये तीनों जो है ये थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि ये थल सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए 2008 ईस्वी में, दूसरा है 2006 ईस्वी में, तीसरा 2007 ईस्वी में और चौथा कौन सा गया 2009 ईस्वी में। मतलब दोस्तों कहने का ये हुआ कि इसरो ने जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च की गई थी वो कब की थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2008 ईस्वी में इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही बड़े प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च की गई थी, तो चंद्रयान 2 जो है ये लोड कब, मतलब ये कब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 22 जुलाई 2019 ईस्वी को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे, जो किसी कारणवश जो है ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च होती है। लेकिन इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था, 2008 ईस्वी में इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए संसाधनों का भूगोल, दूसरा ऑप्शन है पर्यटन का भूगोल, तीसरा ऑप्शन है कृषि का भूगोल, चौथा कौन सा गया राजनीतिक भूगोल। तो दोस्तों जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए संसाधन का भूगोल है, पर्यटन का भूगोल है, तीसरा कृषि का भूगोल, चौथा कौन सा राजनीतिक भूगोल। तो दोस्तों जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है वो कौन सा है, तो राजनीतिक भूगोल चाहिए, जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। पहला है 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा है 41वीं नेटिव इन्फेंट्री,
और तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, और चौथा कौन सा हो गया प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों जो 1897 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें जो जो बटालियन थी पैदल सैनिक जो थी वो कौन थी, तो दोस्तों आपको बताना है, तो ये थी कौन सी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये 1897 के विद्रोह में सोवियत श्वेत अधिकारियों की हत्या में पैदल सेना थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा स्थल ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा कौन सा लोथल, चौथा कौन सा गया उरुक। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे स्नाननगर कहते हैं, मृतकों का टीला कैसे कहते हैं दोस्तों, मृतकों का टीला इसे कहते हैं किसे, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। लोथल क्या है, लोथल क्या है दोस्तों, ये बंदरगाह है। ठीक है, लोथल क्या था दोस्तों, ये बंदरगाह है। और मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो मृतकों का टीला क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते ही सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन देखिए 1897 ईस्वी में, दूसरा 1993 ईस्वी में, तीसरा 1950 में, और चौथा कौन सा हो गया 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों जो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1993 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि 1993 ईस्वी में जो है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार आयोग दिवस मनाई जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपकी ये स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। ठीक है, पहला देखिए हिमालय हो गया, दूसरा भारती, तीसरा दक्षिण गंगोत्री, चौथा कौन सा हो गया मैत्री। दोस्तों जो भारतीय अनुसंधान स्टेशन है वो आर्कटिक में शामिल नहीं है, वो कौन सा जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा, इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों जो प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम बनता है। तो वही कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, पहले व्यक्ति खोज कौन थे। पहला देखिए पॉल बिलार्ड थे, दूसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, और चौथा कौन सा हो गया पियरे क्यूरी। तो दोस्तों जो पहले व्यक्ति कौन थे, तो कौन सा हो जाएगा आइजैक न्यूटन जो थे ये दोस्तों पहले व्यक्ति थे जो प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो एल्युमिनियम का अयस्क हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए मैग्नेटाइट है, दूसरा है मेलाकाइट, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा कौन सा गया हेमेटाइट। तो दोस्तों जो एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, बॉक्साइट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जबकि हेमाटाइट क्या होते हैं दोस्तों, तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है, और मैग्नेटाइट भी क्या होता है, ये लोहा के अयस्क होते हैं। इसे भी आप याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो पहला देखिए ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है माल्थस, और चौथा कौन सा हो गया डार्विन ने। तो दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि है, सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या जो हम लोग गिनते हैं उसकी जो स्टडी की जाती है उसमें किसमें करते हैं, डेमोग्राफी में हम लोग जनसंख्या की स्टडी करते हैं। ठीक है, जनसंख्या की स्टडी किसमें करते हैं हम लोग, डेमोग्राफी में जनसंख्या अध्ययन करते हैं। और कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत को किसने विकसित किया था। देखिए प्लेटो ने किया था, कि अरस्तु ने किया था, कि माल्थस ने किया था, या डार्विन ने किया था। तो दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि है इसके सिद्धांत को माल्थस के द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो माल्थस थे इन्होंने क्या किया थे, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारे पास है, देखिए कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। पहला है चतुर्थ, दूसरा है तृतीयक, तीसरा है प्राथमिक, चौथा कौन सा हो गया परिवहन। दोस्तों जो कार्गो सेवा क्षेत्र है, यानी कि सेवा क्षेत्र जब भी आपको कहेंगे तो आप सीधा सीधा क्या सोचेंगे, तृतीय क्षेत्र की बात की रही है। तो जितने सेवा क्षेत्र जहाँ पे रहेगा तो आपको सोचना है ये तृतीय क्षेत्र की बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, जब भी सेवा क्षेत्र होगा तो वो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है,
जबकि सेवा क्षेत्र में कौन सा है, रेल परिवहन सब जो है ये सभी क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और उसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। पहला है मधुबनी, दूसरा कौन सा हो गया भित्ति चित्र, तीसरा कौन सा हो गया वारली और चौथा कौन सा हो गया तंजोर पेंटिंग। तो दोस्तों वो कौन सा चित्रकला शैली है जिसमें भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है, तो वो है तंजोर पेंटिंग। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि तंजोर पेंटिंग में जो है भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम होगा, यानी कि सेट नंबर 17 का अंतिम होगा। एक सेट और बाकी है, 18 सेट भी उसको हम देखने वाले हैं, लेकिन इस सेट का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि फोर्ट विलियम का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक है, पहली क्वेश्चन यहाँ से बन गई। अब कह रहा है कि इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था, तो यानी कि इस जो किला बनाया था, फोर्ट विलियम किला जो बनाया गया था, वहाँ पे गांव विकसित था, तो वह कौन सा गांव था जिसको हटा करके इस किले का निर्माण किया गया था, तो वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है, मयूरगंज है, दूसरा है दुर्गानगर, तीसरा है अलीपुर, चौथा कौन सा हो गया गोविंदपुर। तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे ये जो गोविंदपुर है, ये गोविंदपुर यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा गोविंदपुर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और फोर्ट विलियम किला भी कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो फोर्ट विलियम किला का निर्माण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोविंदपुर गाँव को उजाड़ करके किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, डैश वस्तुएं कहलाती है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये क्या कहलाती हैं, तो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो इसका इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र है वहाँ पे जो नृत्य की जाती है उस नृत्य को क्या कहा जाता है। पहला है छोलिया, दूसरा कौन सा होगा लावनी, तीसरा घूमर और चौथा कौन सा होगा कथक। तो दोस्तों आपको बता दें जो ये लावनी है ये कहाँ पे होती है, ये होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र की जो है नृत्य शैली है। ठीक है, लावनी जो कहाँ की है, महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। जबकि दोस्तों कथक कहाँ का है, तो यूपी का है। कथक कहाँ का, यूपी का है। ठीक है, यूपी का है कथक, और यानी कथकली रहता है तो वो कहाँ का होता है, केरल का होता है। और दोस्तों बात करते हैं घूमर, घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का होता है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का घूमर है। और ये जो है दोस्तों छोलिया, छोलिया कहाँ का, उत्तराखंड का है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छोलिया कहाँ का है, उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पहला देखिए त्रिशूल दे रखा है, दूसरा आकाश, तीसरा कौन सा हो गया पृथ्वी, चौथा कौन सा हो गया नाग। तो दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है ये आपको बताना है। तो एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो है वो कौन सा है, नाग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों जो नाग है ये क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए फुटबॉल दे रखा है, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा कौन सा हो गया बास्केटबॉल, चौथा कौन सा हो गया हॉकी। तो दोस्तों जो डूरंड कप है ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, फुटबॉल से संबंधित कौन सा है, डूरंड कप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। पहला देखिए प्लेटिनम दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया ऑस्मियम, तीसरा है पारा, चौथा कौन सा हो गया लेड। दोस्तों जो तत्व है सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम, यानी कि ऑस्मियम जो है ये तत्व है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इसे भी आप याद में रखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कह रहा है कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों जो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है, मुदुमलई, दूसरा कौन सा हो गया पेरियार, तीसरा कौन सा हो गया कीबल लामजाओ और चौथा कौन सा हो गया एहिला। तो दोस्तों जो भारत में
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा होगा, कीबल नामजाओ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो कीबल नामजाओ है ये भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप याद रखेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियों कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। पहला देखिए रोहतांग दर्रा, दूसरा कौन सा हो गया नाथुला दर्रा, तीसरा है बालचा दर्रा, चौथा कौन सा हो गया माइली दर्रा। तो दोस्तों जो भारतीय हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों से कुल्लू घाटी से जुड़ता है वो कौन सा होता है दोस्तों, ये रोहतांग दर्रा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। रोहतांग दर्रा जो होती है ये कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा द्वारा जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रामसर सम्मेलन जो रामसर कन्वेंशन हुआ था का विषय क्या है। पहला ऑप्शन देखिए मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण, दूसरा कौन सा हो गया आर्द्र भूमियों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण, और चौथा कौन सा हो गया दोस्तों ओजोन परत के क्षय का नियंत्रण। तो दोस्तों जो रामसर साइटें हैं ये किससे संबंधित होती है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामसर जो है एक क्या है, ईरान का एक शहर है। ठीक है, रामसर क्या है, तो ईरान का एक शहर है, उसी के नाम पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो दोस्तों भारत में अभी टोटल वर्तमान में जो है 47 है। ठीक है, 47 जो है अभी वर्तमान में भारत में रामसर साइटें हैं। और जो नया पहला कौन सा था दोस्तों, तो पहला कौन सा था, तो पहला कौन था, ये चिल्का झील था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जो भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो चिल्का झील था। लेकिन जो नवीनतम बना है यानी कि 47वां बना है वो कौन सा बना है, तो वो है हैदरपुर। ठीक है, हैदरपुर जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड जो है कहाँ, यूपी में पड़ता है। हैदरपुर वेटलैंड जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, जो भारत का 47वां रामसर साइट है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। दोस्तों इस बार आपको एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि अभी चाबहार बंदरगाह जो है चर्चे में थे, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए अफगानिस्तान, दूसरा कौन सा हो गया पाकिस्तान, तीसरा है मस्कट, और चौथा कौन सा हो गया ईरान। तो दोस्तों जो चाबहार बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है ईरान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए ओडिशा, दूसरा कौन सा हो गया तेलंगाना, तीसरा कौन सा हो गया कर्नाटका, चौथा कौन सा हो गया महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो गोलकुंडा किला है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों गोलकुंडा किला जो है ये कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो गोलकुंडा किला है कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ही कथन सही होंगे और 3 कथन गलत होंगे। तो जो कथन सत्य होंगे उसको हमको चूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, गांधी एवं समझौता सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा है साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था। तीसरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। और चौथा कौन सा हो गया, रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको बताते हैं जो गांधी एवं समझौता हुआ था ये कब हुआ था, 1926 ईस्वी में नहीं हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो गांधी एवं समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1932 ईस्वी में भारत नहीं आया था दोस्तों, ये आए थे 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है ये भारत आए थे। इसे भी आप याद रखेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आए थे। और दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1909 में नहीं 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तीनों के तीनों गलत थे, लेकिन जो सही हमको चूज करना है ये ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है सन 1929 ईस्वी में पारित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, जबकि अन्य 3 ऑप्शन गलत थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है 12वां प्रश्न है, क्या देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प का संबंधित है।
यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, तीसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, चौथा कौन सा हो गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक से स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इससे संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित रखता है। दोस्तों बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद जो है 45 में, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति लागू होता है शासन वो होता है अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत क्या होती है? भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होती है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 के तहत होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहा था कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना होगा जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए चेन्नई, दूसरा कौन सा हो गया मदुरै, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया मैसूर, और चौथा कौन सा हो गया तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए चेन्नई है, दूसरा मदुरै, तीसरा मैसूर, चौथा कौन सा हो गया तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में क्या है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है ये सही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे लेकिन एक ऑप्शन सही नहीं होंगे। जो ऑप्शन सही नहीं होंगे उसको हम चूज करना है। देखिए कह रहा है कि सौरमंडल जो है 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। दूसरा ऑप्शन है बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम है। तीसरा ऑप्शन है कि सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। चौथा कौन सा गया? शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सत्य हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। ठीक है, तो हमको कहा गलत कौन सा है? तो नहीं है, इसका मतलब गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो सौरमंडल जो होता है 4.5 बिलियन वर्ष पुराना नहीं है। जबकि बुध जो है दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम है, ये बात सही है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह जो है सर्वाधिक उपग्रह है, ये भी बात सही है। और शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये बात भी सही है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। दोस्तों आप याद रखेंगे कि बुध के अलावा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि दोस्तों देखिए 1916 के लखनऊ समझौता में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए ब्रिटिश, दूसरा कौन सा गया कम्युनिस्ट, तीसरा कौन सा गया मुस्लिम लीग, चौथा कौन सा गया स्वराज पार्टी। तो दोस्तों जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच का प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, जो चंपारण सत्याग्रह संबंधित था वो नील की खेती संबंधित था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी का प्रथम भूख जो हड़ताल हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कहाँ पे? अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में जो भूख हड़ताल हुआ था ये किससे संबंधित है? पहला देखिए नील की खेती से दे रखा है, दूसरा चमड़े का उत्पादन, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया कपड़ा मिलों की हड़ताल, चौथा कौन सा हो गया नमक का उत्पादन। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल सत्याग्रह था ये कपड़ा मिलों की हड़ताल से संबंधित था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कपड़ा मिलों की हड़ताल से संबंधित कौन सा हो गया? महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? पहला ऑप्शन देखिए कौन सा कह रहा है कि पायरोलुसाइट, दूसरा कौन सा हो गया बॉक्साइट, तीसरा कौन सा हो गया गैलेना, और चौथा कौन सा हो गया लेमोनाइट। तो दोस्तों जो इनमें से कौन सा लेड का अयस्क है? लेड का अयस्क कौन सा होता है? तो लेड का अयस्क आप सबको पता होगा दोस्तों, जो लेड का अयस्क होता है वो क्या होता है? गैलेना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। गैलेना क्या होती है? लेड का अयस्क होता है। और बॉक्साइट किसका होता है दोस्तों? अभी आपको बताए थे हम, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और लेमोनाइट किसका होता है दोस्तों? लेमोनाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है। और पायरोलुसाइट किसका होता है? तो ये मैग्नीज का अयस्क होता है, पायरोलुसाइट। इसे भी आप याद में रखेंगे कि मैग्नीज का अयस्क क्या होता है? पायरोलुसाइट होता है। और लेड का अयस्क क्या होता है? गैलेना। बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम। और लेमोनाइट किसका अयस्क होता है? तो लोहा का अयस्क होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 98वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य का धन विधेयक से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे राज्य का धन विधेयक से संबंधित कह रहा है, ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता होगा, सिर्फ ये पता होगा कि लोकसभा में धन विधेयक लाई जाती है, अनुच्छेद 110 के तहत लाई जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि राज्य का धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो पहला देखिए अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 144, तीसरा कौन सा हो गया अनुच्छेद 368 और चौथा कौन सा हो गया अनुच्छेद 198। तो दोस्तों जो भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य का धन विधेयक से संबंधित है वो हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद 198, यानी कि अनुच्छेद 198 जो है ये धन विधेयक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और लोकसभा में धन विधेयक पारित की जाती है वो अनुच्छेद 110 से संबंधित होती है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है पाकिस्तान, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा कौन सा हो गया भारत, चौथा कौन सा हो गया चाइना। तो दोस्तों जो प्रथम जो प्रसिद्ध जुलू जनजाति है ये चाइना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जो चाइना है उसमें जुलू जनजाति पाई जाती है। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है कि इंसुलेटर एक उदाहरण नहीं है, यानी कि इंसुलेटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन रबर, दूसरा कौन सा हो गया हीरा, तीसरा हो गया मानव शरीर, चौथा कौन सा हो गया कांच। तो दोस्तों जो मानव शरीर होता है ये इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं होता है, जबकि रबर, हीरा और कांच ये सभी जो होती है इंसुलेटर के एक उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल अभी अंडरस्टूड स्टडी को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो डेली अपलोड करते हैं, तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी और आप उसे देख करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।